अब बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी एंड गिव्स एनर्जी। इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन इसमें आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आंसर होता है बेटा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स could not explain, could not predict the spontaneity of a process, could not predict the feasibility or spontaneity of a process, or spontaneity of a process। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट लॉ जो है ना, हमें ये नहीं बताता कि प्रोसेस होगा क्या, प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। और हम ऐसे भी कह सकते हैं टेक्निकल वर्ड्स में कि और फर्स्ट लॉ कुड नॉट एक्सप्लेन, फर्स्ट लॉ कुड नॉट एक्सप्लेन why certain transformations are feasible in one direction only, certain transformations are feasible in one direction only, ठीक है, in one direction only। कुछ प्रोसेसेस एक डायरेक्शन में ही क्यों चलते हैं? one direction only। For example, a cup of tea always gets cooler when kept in open। चाय अपने आप बड़ी बड़ी ठंडी ठंडी ही होती है हमेशा, बड़ी बड़ी कभी भी गर्म नहीं होती, एक बात हो गई। फॉर एग्जाम्पल, a stone laying upwards always move downwards। कोई चीज अगर ऊपर पड़ी है तो वो हमेशा नीचे गिरने की ही क्या करती है, कोशिश करती है। एक ही डायरेक्शन में क्यों होते हैं प्रोसेस, दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं होते, ठीक है ना। तो वो हमें कौन नहीं बता पाया बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये बताता है कि प्रोसेस जब भी कोई होगा तो उसमें ना तो एनर्जी क्रिएट होगी ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी। लेकिन ये तो बताओ कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, ये तो बताओ प्रोसेस होता है कि नहीं होता। तो वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये हो गई हमारी पहली बात आज की। अगली बात आती है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। What is a spontaneous process? ठीक है, what is a spontaneous process? So what is a spontaneous process बेटा? Spontaneous process are those which occurs by itself, ऐसा कोई प्रोसेस जो अपने आप हो जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। which process occurs by itself or by small initiation
स्मॉल इनिशिएशन, ठीक है ना, अकर्स बाय इटसेल्फ और बाय स्मॉल इनिशिएशन, जिसको हल्का सा बस एक झटका चाहिए होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल वही जैसे मैंने आपको प्रोसेस ऊपर बताए थे, NaCl gets dissolved in water by itself, नमक, ये आप करके देख लेना, आप नमक को ऐसे ही डाल देना, वो धीरे धीरे अपने आप ही घुलता चले जाएगा, कम होता जाएगा। dissolves in water by itself। और बर्निंग ऑफ कैंडल, एक बार मोमबत्ती जला दी फिर जलती रहती जब तक बहुत तेज हवा नहीं आती उसको बुझाने के लिए, है ना। और मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ भी अपने आप पिघलती रहती है जैसे उसको फ्रिज से बाहर निकालते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब व्हेन केप्ट इन ओपन। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये सब प्रोसेसेस जो है बेटे वो अपने आप ही होते रहते हैं, हम तो नहीं इनको करवाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो अपने आप से हो जाए उसे क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या जिसको थोड़ा सा एक शुरुआत चाहिए बस, फिर वो होता रहेगा। मोमबत्ती जलाने की बस एक शुरुआत करनी है, शुरुआत कर दी फिर जलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये सब प्रोसेसेस किस में आते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आते हैं। और इसमें ये कह सकते हो कि a process is said to be spontaneous, a process is said to be spontaneous when it can only be reversed, when it can only be reversed by external agency, only be reversed by external agency, ठीक है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसको वापस लाने के लिए क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बर्फ पिघल गई तो उसको जमाने के लिए बर्फ फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। अगर पानी इवेपोरेट हो गया तो कंडेंस करने के लिए उसको कूल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेसेस जिनको उल्टा करने के लिए एक्सटर्नल प्रोसेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए ही चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, देन व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स, व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए कौन से ड्राइविंग फोर्सेस चाहिए ही चाहिए, व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए बेटा, एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा जरा वो देखो। एक प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्सेस, क्या क्या हमें चाहिए होंगे वो देखो जरा। पहला, फॉलोइंग आर दी कॉजेस और ड्राइविंग फोर्स, फॉलोइंग आर दी कॉजेस और ड्राइविंग फोर्स। नंबर 1, tendency to attain minimum energy, tendency to attain minimum energy to achieve maximum stability, to achieve maximum stability, ठीक है। हर सिस्टम चाहता है, हर एक चीज चाहती है कि उसको क्या मिल जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी, जो कि तभी पॉसिबल है जब क्या हो, मिनिमम एनर्जी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
कूलिंग ऑफ कप ऑफ टी, कूलिंग ऑफ कप ऑफ टी व्हेन केप्ट इन ओपन। ठीक है ना, इससे क्या होगा, चाय ठंडी क्यों हो जाती है पड़े पड़े, क्योंकि वो चाहती है मैं अपनी एनर्जी कम से कम करूं। दूसरा, फॉलिंग ऑफ ए स्टोन डाउन हिल, एक पत्थर का नीचे गिरना या किसी भी चीज का नीचे गिरना अपने आप से, ये बता रहा है कि हर एक चीज, हर एक सिस्टम अपना पोटेंशियल एनर्जी, अपनी एनर्जी क्या करना चाहता है, मिनिमम करना चाहता है। उससे उसको क्या मिल जाती है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक है, बट मेल्टिंग ऑफ आइस, बट मेल्टिंग ऑफ आइस डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट का घुलना, आइस का मेल्ट होना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये ऊपर वाली बात को सपोर्ट नहीं कर रहे। इवेपोरेशन ऑफ वाटर आर accompanied by adsorption of energy, by adsorption of heat। मतलब जो ये प्रोसेसेस मैंने आपको बताए भाई, पहले तो ये सोचा गया था, साइंटिस्ट ये सोचते थे कि प्रोसेस तभी स्पॉन्टेनियस होता है जब वो एनर्जी अपनी कम कर लेता है, लेकिन फिर ढंग से रिसर्च कर तो पता लगा ऐसा तो बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कम नहीं हो रही, उल्टा क्या हो रही है, गेन हो रही है, फिर भी अपने आप हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट का दिमाग में कुछ आया, उन्होंने कहा इसका मतलब कुछ और भी है। आर accompanied by adsorption of energy or heat, so फैक्टर 1, सो फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स जो मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था, फर्स्ट ड्राइविंग फोर्स दैट इज एनर्जी फैक्टर, एनर्जी वाला जो फैक्टर है, दैट कैन नॉट बी द ओनली फैक्टर, that cannot be the only factor for spontaneity, है ना भाई, cannot be the only factor for spontaneous process। ऊपर वाला फैक्टर जो एनर्जी को मिनिमम करने वाला फैक्टर था, वो सिर्फ अकेला फैक्टर नहीं होगा क्या बनाने के लिए, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। ठीक है ना, तो कोई दूसरा फैक्टर भी होगा। तो यस सर, ठीक है बेटे, तो अब हम दूसरा फैक्टर ढूंढते हैं। ठीक है ना, सेकेंड ड्राइविंग फोर्स फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो सेकेंड ड्राइविंग फोर्स जो है ना, सेकेंड ड्राइविंग फोर्स जो है वो है बच्चों टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। हर एक सिस्टम चाहता है कि मैं अपनी रैंडमनेस को क्या करूं, बढ़ाऊं। फॉर एग्जाम्पल, आइस हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, ice has a strong tendency to melt, ice has a strong tendency to melt because after melting randomness increases, after melting randomness increases। रैंडमनेस जो है बच्चे वो क्या होती है, बढ़ जाती है। रैंडमनेस आप समझते हो ना, बिखरना, डिसऑर्डर हो जाना, चीज का फैल जाना। ठीक है ना, देखो ऐसे कि ये जो स्टेट है ना, ये अगर मान लो आइस है, तो जब वो लिक्विड बनेगी तो वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, रैंडम हो जाएगी, और ज्यादा क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है ना, लेस रैंडम
लेस रैंडम से क्या हो गई बच्चे, मोर रैंडम। तो हर एक चीज चाहता है कि मैं अपनी रैंडमनेस को बढ़ाऊं, तो रैंडमनेस को बढ़ाने के लिए भी प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो दो मेन, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो इतनी लंबी कहानी थोड़ा लिखोगे, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लिखना, दो फैक्टर्स होते हैं, ड्राइविंग फोर्स होते हैं, एक एनर्जी कम करना और दूसरा रैंडमनेस को बढ़ाना। एनर्जी कम करना, रैंडमनेस को बढ़ाना, ये क्या है, दो फैक्टर किस चीज के लिए, एक प्रोसेस को क्या बनाने के लिए, स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। एक प्रोसेस को क्या बनाने के लिए, स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 होगा आई थिंक। वो आता है व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज एंट्रोपी, what are the factors affecting entropy, what are the factors affecting entropy। अफेक्टिंग एंट्रोपी। तो देखो बच्चों, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी में हम बोलते हैं कि एंट्रोपी is the degree of entropy is the degree of randomness or disorderness। entropy is the degree of randomness or disorderness, and that is it measures randomness, disorderness। okay, what are the factors affecting entropy, what are the factors affecting entropy? तो नंबर 1 फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में बेटे हम ये बोलते हैं कि सॉलिड्स हैज द लीस्ट एंट्रोपी, लिक्विड्स हैज द मीडियम काइंड ऑफ एंट्रोपी, एंड गैसेस has the highest entropy। highest entropy are exhibited by gases and the lowest by solids। then second point is the temperature। obviously on increasing the temperature, entropy जिसका सिंबल होता है S also increases, because टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगी बेटा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं ना, एक छोटा सा रिकैप उनको दे देता हूं, जैसे 2 मिनट बाद देता हूं, 1-2 बच्चे शायद और ज्वाइन हो जाए। ठीक है, 2 मिनट बाद देता हूं। तीसरा होता है बच्चे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम ये बोलते हैं
है नहीं क्या आजकल ये जो है वो दिल्ली में मनीष, तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस क्यों ले रहा है? तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बच्चों हम बोलते हैं कि इफ नंबर ऑफ, सर थोड़ा फीवर है इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रेटर देन number of moles of reactant, number of moles of reactant, then entropy increases, then entropy increases. For example, अगर आपके पास 2 क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन 2, ये 1 मोल माना जाएगा, ये टूटकर अगर ऐसे बन जाता है ऐसे, तो हम बोलेंगे कि एंट्रोपी इसमें बढ़ गई, क्योंकि यहां 1 मोल है, यहां 2, तो एंट्रोपी यहां पर बढ़ गई। ठीक है ना? तो अब थोड़ा रिकैप देता हूं एक बार जरा, वही कुछ बच्चों ने शायद लेट ज्वाइन किया है। यस बेटा, तो अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, सॉल्व्ड एग्जांपल है, एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल। चलो 1 मिनट ओपन करना पड़ेगा क्योंकि टाइम उसी में बचेगा अगर मैं एनसीईआरटी को ओपन करता हूं तो। यस बेटा, सो वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6.9 और देखते हैं बच्चों ये 6.9 क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें ये पूछा है कि अगर लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या तो बड़ा आसान होगा ये, तो क्या होगा इसका आंसर? एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया सबको? सेकंड, जिन्होंने चैप्टर बच्चों एक बार कर रखा है ना वो थोड़ा रिस्पॉन्ड मत करना। सेकंड में है टेम्परेचर जो है ना किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर 0 केल्विन से कितना कर देंगे 115 केल्विन, तो क्या होगा? यहाँ पर भी एंट्रोपी इंक्रीज, यहाँ पर सॉरी यहाँ क्या हुई थी? डिक्रीज हुई थी। यहाँ पर एंट्रोपी हो रही है इंक्रीज। यहाँ पर देखो जरा, ये सॉलिड है और सॉलिड से क्या बन गया है? गैस। तो यहाँ पर भी हमें क्या बोलना चाहिए? एंट्रोपी इंक्रीज। यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे बताया था अभी पीछे भी, यहाँ पर 1 मोल से कितने हो रहे हैं? 2। यहाँ पर भी एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो ये तो आसान से समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं बेटा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप लिख लो एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल 6.9 टू डन व्हाइल रीडिंग द चैप्टर। अच्छा, अब करते हैं बच्चों आगे, वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा? दिस इट हेल्प्स इन prediction of spontaneity of a process, it helps in prediction of spontaneity of a process तो वो कैसे बच्चा, कैसे ये हेल्प करता है प्रिडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस के अंदर? इट्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग।
ठीक है ना, डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. For a spontaneous process. तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या है कि डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, ये होता है बच्चों क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, problem associated with above formula. Problem associated with above formula is delta calculation of अरे जब तूने मैसेज नहीं देखा था क्या? क्लास 4:30 बजे से थी बेटा. मेरे वहां मैथ की थी ना, है मैथ की थी. Problem associated with the formula is calculation of delta S surrounding. ठीक है ना, delta S surrounding which is not easy to predict accurately. ठीक है, जिसको प्रिडिक्ट करना एक्यूरेटली क्या है, ज्यादा आसान नहीं है. मतलब सराउंडिंग की एंट्रोपी बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वो मतलब एग्जैक्टली कितनी थी वो नहीं पता लगता, चेंज कितना आया वो निकालना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसीलिए हम एक डेरिवेशन करते हैं और इसलिए एक कंसेप्ट शुरू हुआ. दैट इज वाई 1 सेकेंड. हाँ जी बेटे, दैट इज वाई ए न्यू थर्मोडायनेमिक वेरिएबल called as Gibbs energy G is introduced. Like all other thermodynamic variables, G can also not calculated. Delta G can be calculated. By the expression delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta G is equal to delta H minus T delta S. ओके, ठीक है, यहां लिख देते हैं. इट इज नॉट डिराइवेबल
नॉट डिराइवेबल इन क्लास 11th। ठीक है ना, ये क्लास 11th के बच्चा डिराइव नहीं कर पाएगा, इसके लिए और हाई स्टडीज चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव करने को मैं ऐसे कर दूं, पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बोल दूं, डेल्टा जी इक्वल टू एच माइनस टी एस होता है, इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई करके ये बना। एनसीईआरटी में तो ऐसे लिखा हुआ है, तो कोई डेरिवेशन थोड़ा होगा। अब वो सब ये कहां से आया? ठीक है ना, तो इसमें यही है कि मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझा सकता हूं कि एक्चुअली ये इस तरह से आया है कि ये जो बनाया है ना कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन को थ्योरेटिकल बता सकता हूं कि थ्योरेटिकली ये कैसे बना। Theoretically it can be concluded, theoretically it can be derived, by the fact, ओहो क्या हो गया यार, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना, सो वी कैन से दैट एज स्पॉन्टेनिटी डिपेंड्स अपॉन two factors, that is minimum enthalpy, that is minimum energy, एंथैल्पी से एनर्जी को मेजर करते हैं, एंड मैक्सिमम रैंडमनेस, और रैंडमनेस को मेजर कौन करता है? एंट्रोपी। In order to get both above in one equation, delta G is equal to delta H minus T delta S comes into the picture। ठीक है ना, comes into the picture या has to be followed, क्योंकि दो फैक्टर्स थे ना, डेल्टा एच वाला और डेल्टा एस वाला, तो इसलिए ये इक्वेशन को लाया गया। ये इसका थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन कह सकता हूं कि ऐसे ये आई। ठीक है ना, एंथैल्पी और एंट्रोपी को जोड़ के। और इसमें ये माइनस का साइन इसलिए रखा गया है क्योंकि डेल्टा जी जो है ना वो नेगेटिव आना चाहिए जब प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। तो नेगेटिव वो तभी आएगा। और देखो क्या होता है कि डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव होता है प्रोसेस को क्या बनाने के लिए? स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। तो इसलिए अगर ऐसे रखेंगे ना तो अपने आप ही डेल्टा जी क्या बन के आएगा? नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा ना तो अपने आप ही क्या आ जाएगा? फिर ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए माइनस का साइन रखा गया है कि डेल्टा जी को क्या लेकर आना है? नेगेटिव लेकर आना है। क्या बनाने के लिए? प्रोसेस को। अगर पॉजिटिव आए तो फिर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है ये। ऐसा कोई पेपर आ ही नहीं सकता जिसमें इस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन ना हो। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आना ही आना है। और कौन सा आना है वो भी मैं आपको करा दूंगा अभी। क्वेश्चन दे देंगे। हाँ हाँ ठीक है ना, एक डेरिवेशन मैं करा देता हूँ। आप लोग डेरिवेशन के लिए बड़ा जो है वो क्यूरियस हो रहे हो, अभी करा देता हूँ। अब आपको एक डेरिवेशन कराता हूं। वो है derive the relation डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। अगर आई तो फिर ये आ सकती है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को करने के थोड़ा बेसिक्स बता देता हूं पहले आपको, जरूरत बता देता हूं पहले आपको, और फिर मैं डेरिवेशन करा देता हूं आपको।
व्हाट इज द नीड ऑफ डेरिवेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ डेरिवेशन, इस डेरिवेशन की जरूरत क्या है? तो हम बोलेंगे कि सेकंड लॉ तो ये बोलता था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये बोलता था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता था कि डेल्टा एस टोटल जो है ना वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। किस चीज के लिए? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ठीक है ना? तो यहीं तक पता था हमें, और हमें डेल्टा जी की टर्म्स में स्पॉन्टेनिटी को लाना था, तो हमें डेल्टा जी और डेल्टा एस टोटल का ना एक रिलेशन डिराइव करना पड़ा। मेरी बात समझ रहे हो? कि दुनिया को तो ये पता था कि अगर डेल्टा एस टोटल क्या आ गया पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। लेकिन परेशानी भी थी एक कि डेल्टा एस टोटल निकाल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग के एंट्रोपी का चेंज नहीं पता लगता था ढंग से। तो लोगों ने कहा भाई एक चीज लाओ ऐसी जो एक तो एंथैल्पी वाले फैक्टर को भी ले ले, क्योंकि एंथैल्पी वाले फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते, और इसके लिए एक छोटा सा और चाहिए। ठीक है ना? तो रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज फॉर डेरिवेशन, रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज फॉर डेरिवेशन, डेरिवेशन करने के लिए रिक्वायर्ड फॉर्मूला एक और चाहिए होगा बेटा हमें। 2 फॉर्मूलों से हमारा काम हो जाएगा। रिक्वायर्ड रिलेशन या फॉर्मूला फॉर डेरिवेशन, पहला हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा एच जो होता है ना, डेल्टा एच सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर एक नेगेटिव रिलेशन होता है, एक ये पता होना चाहिए हमें। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए डेरिवेशन के लिए डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तीसरा हमें ये पता होना चाहिए कि डेल्टा एस जो होता है ना, ये डेल्टा एच बाई टी होता है। इन तीनों फॉर्मूलों को सही तरह से अप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना? और चौथा हमें यह पता होना चाहिए कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। अगर इन चारों चीजों को तरीके से यूज करें, अगर इन चारों चीजों को सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारा डेरिवेशन जो है वो हो जाएगा। तो डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं आज। ठीक है ना? स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन। तो देखते हैं कि क्या स्टेप्स हैं डेरिवेशन के। पहला स्टेप आप लिखो, डेल्टा एस टोटल क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। एक बात हो गई। फिर क्या करो, आप बोलो कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है, डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी। फिर आप बोलो कि डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा एच सिस्टम। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को जोड़ो तो ये बन जाएगा डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम। देखो इधर जरा दोबारा, जो ये डेल्टा एस सराउंडिंग है ना, इसे हटाना है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है, डेल्टा एच सराउंडिंग बाय टी। सराउंडिंग को हटाना है बस, पूरा सराउंडिंग को पूरा हटा दो। और अब डेल्टा एच सराउंडिंग की जगह क्या लिख देंगे, माइनस डेल्टा एच सिस्टम। यानी कि देखो हमारा अब क्या बन जाएगा, जरा देखना, हमारा बन जाएगा माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी। यहां तक जरा आप पहुंच जाओ और मेरे को बताओ कि सर यहां तक हमें क्लियर हो गया। डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाई टी तक समझ आया कि नहीं आया, जरा देख के बताओ मेरे को। ऑनलाइन डेरिवेशन पूरा करते हैं आज। तो इस डेरिवेशन में अब क्या करो, इस डेरिवेशन को ना टी से मल्टीप्लाई, इस एक्सप्रेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई टी बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई टी बोथ साइड्स। लिए कराया जिनके पेपर जल्दी थे ना, तो मल्टीप्लाई टी बोथ साइड्स में क्या आ जाएगा बेटा, टी डेल्टा एस टोटल
इज इक्वल टू डेल्टा टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा ना। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये क्या चीज है। जिसने बता दी ये क्या चीज है वो उसको मान लूंगा कि हाँ भाई ये बढ़िया बंदा है। वो हिंट दे देता हूं, इस रिलेशन को यूज करके बताओ कि ऊपर वाला बॉक्स वाला क्या है। रिएक्शन हो गया। ऊपर अगर ये देखूं मैं, ठीक है ना, 5 और ये 6, 5 और 6 से बच्चों आप क्या बोलते हो? 5 और 6 से मैं ये बोलता हूं कि टी डेल्टा एस टोटल जो है ना वो माइनस डेल्टा जी है। यानी कि डेल्टा जी क्या है? माइनस टी डेल्टा एस टोटल। यही तो हमें करना था डिराइव। और ये क्यों करना था डिराइव? पता लग गया था ना आपको। ये इसलिए डिराइव करना था क्योंकि सेकंड लॉ ने क्या बोला था कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बनाने के लिए? प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस। लेकिन वो फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई नहीं हो पा रहा था। एक साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन निकाली थी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और वो जानना चाहता था कि डेल्टा जी को क्या साइन मिलना चाहिए प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। तो वो क्या साइन मिला डेल्टा जी को? फिर नेगेटिव साइन मिला। ठीक है। अब बात यह है कि अब डेरिवेशन क्यों फॉर्मूला डिराइव करा वो तो एक अलग बात है। वो थोड़ा पूछते हैं क्यों डिराइव करा, आप फिर डेरिवेशन पूछेंगे तो डेरिवेशन में एक बार दोबारा दिखा देता हूं। हाँ, डेल्टा एस को नीचे था ना, ये वाला ना, ठीक है, ये वाला टेम्परेचर ना इससे कैंसिल हो जाएगा ना बेटा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। इसलिए डेरिवेशन ठीक ठाक सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा और बहुत कम भी नहीं बोलूंगा। डेरिवेशन क्या था दोबारा देख लो, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया। मैंने कहा डेरिवेशन क्यों करना है? इसलिए करना है क्योंकि हमें डेल्टा जी का एक सिंबल चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। हमें वो प्रूफ करना था, इसलिए करा। क्या रिक्वायर्ड रिलेशंस चाहिए इस डेरिवेशन को करने के लिए? हर बच्चों को पता होना चाहिए कि डेल्टा एच सिस्टम क्या होता है? माइनस डेल्टा एच सराउंडिंग होता है। डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एच बाई टी होता है। और डेल्टा एस टोटल क्या होता है? डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये रिक्वायर्ड फॉर्मूला है डेरिवेशन के लिए। डेरिवेशन की स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट कैसे होती है? हम बोलेंगे वी नो दैट डेल्टा जी डेल्टा एस सराउंडिंग, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। हमारे इस डेरिवेशन का पर्पस है सराउंडिंग को हटाना। तो सराउंडिंग को हटाने का तरीका क्या निकाला हमने? कहा जी डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है? डेल्टा एच सराउंडिंग बाई टी होता है। डेल्टा एच सराउंडिंग क्या होता है? माइनस डेल्टा एच सिस्टम होता है। यानी कि डेल्टा एस सराउंडिंग की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा एच सिस्टम बाय टी लिख सकते हैं कि नहीं? मुझे बताओ। अब इस पूरे फॉर्मूले को अगर मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। ये देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर एक्सप्रेशन नंबर 4 को मैं टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्सप्रेशन नंबर 5 ही तो बनेगा, क्योंकि यहां पे टी से मल्टीप्लाई कर दी, यहां पे कर दिया, लेकिन यहां से टी कैंसिल हो गया। फिर टी डेल्टा सिस्टम माइनस डेल्टा एच क्या बनता है? डेल्टा जी बनता है। तो हमारा ये आ गया, हो गया रिलेशन डिराइव। बच्चे डेरिवेशन करते मैंने कर लो भाई, डेरिवेशन एक करा देते हैं। अब आते हैं बच्चों, फाइनलाइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। आज पूरे चैप्टर को कंक्लूड कर लेते हैं पहले, और फिर हम करेंगे बहुत सारे क्या न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है ना। अब देखो यहां तक हमारा काम हो चुका है। अब हम ऐसा करते हैं, और एक फॉर्मूला बच्चों हमारा और है, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इसके ऊपर तो पूरी एक वीडियो बना रखी है मैंने, है क्लासरूम पे ही। ये तो वो होता है बच्चे, ये डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर डी लॉग के। इस फॉर्मूले की खासियत ये है कि ये दोनों चैप्टर्स के अंदर काम आता है। डेल्टा जी नॉट क्या होता है बेटा? डेल्टा जी नॉट होता है क्या? स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज। आर वही है, गैस कांस्टेंट वैल्यू 8.314 डिवाइड बाय 1000
किलो जूल पर केल्विन पर मोल, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों आर, और टेम्परेचर केल्विन में ही होना चाहिए। अब सबसे पहले जो है ना एक फॉर्मूलों की लिस्ट जो है मैं बनाऊंगा, फॉर्मूलों की लिस्ट मैं बनाऊंगा ताकि ना आपको पता रहे कि चैप्टर में क्या क्या हुआ, ठीक है ना। देखो अब हम लिख देते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिस्ट ऑफ फॉर्मूला